नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आजाद। बद्रीनाथ में उपचुनाव चल रहा है और तमाम जो सियासी पार्टी हैं वो चुनावी मैदान में कूदी हुई हैं और तमाम जो उनके प्रत्याशी हैं वो जनता से मिल रहे हैं और अपने जो प्रत्याशियों के दावे हैं वो भी कर रहे हैं कि किस तरह से वो विकास के काम करेंगे। हालांकि जनता किसके पक्ष में जाती है वो आने वाले 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सैनिक समाज पार्टी से जो प्रत्याशी हैं हिम्मत सिंह नेगी जी वो हैं और उनके साथ मुकेश पंत जी भी हमारे साथ हैं जो सैनिक समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बोला आपका। सर, सैनिक समाज पार्टी का पहले ये बताओ, क्योंकि उत्तराखंड में तीसरा विकल्प लंबे समय से तलाश रहे हैं। यूकेडी राज्य आंदोलन की पार्टी रही है लेकिन लोगों ने एक तरह से सिरे से उसको नकार दिया है। आपने इस पार्टी की नींव रखी, आप बता रहे हैं कि 2007-8 में इसमें नहीं, क्या इसकी पीछे की मंशा थी और अब जो इस उपचुनाव में आप कूदे हैं क्या मुद्दे आपके? भाई ऐसा है कि हमारे मुद्दे तो जो यहाँ के जो लोकल जो मुद्दे हैं मेन हमारा उसी पे फोकस रहेगा। रोड से लेकर के यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर के शिक्षा से लेकर के। इसके अलावा हमने ये देखा कि जैसे हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनका जो आज हमारे राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर जो है उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। देख रहे हैं कि उनकी कोई भी कहीं सुनवाई नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं उनके, चाहे वो इससे आप सेना से ले लें, चाहे सीएपीएफ से ले लें, जो हमारे जिसमें सीआरपीएफ है, आपका असम राइफल है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है। तो इनके जितने भी हमारे जो सैनिक लोग हैं उनकी कोई भी कहीं भी किसी स्तर पर मैंने देखा कि आज तक कोई सुनवाई नहीं है। उनको अपना पक्ष रखने का या कोई भी अपना उनका जो मुद्दा है उसको कोई भी कहीं पर नहीं उठा पा रहा है, चाहे किसी भी उसमें नहीं रहे। तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना अब हम लोग भी एक अच्छे तरीके से और इनको दोनों पार्टियों को जब वो करें, इनका सामना करने के लिए बिल्कुल एकदम आगे आए। और जहां तक हो सकता है अगर जनता मैं तो कहता हूं कि 2.5 साल हमें दे दें और 2.5 साल में सिर्फ दिखा दें, हम उसके बाद नहीं मांगेंगे इनसे। हम बोले सिर्फ 2.5 साल के लिए दिखा दें और हम बताएंगे कि कैसे विकास कैसे होता है विधानसभा का, क्यों इतने दिनों से नहीं हो पा रहा है, क्यों इतने साल लग गए, दिन नहीं सालों, कई सालों लग चुके हैं इसके अंदर। चाहे कह रहा हूँ कि बहुत ही दुर्दशा जो है वो देख रहे हैं हम, और हम जरूर इसको अगर हम आते हैं तो हम इसको 2.5 साल के अंदर दिखा देंगे कि कैसे काम किया जाता है। क्योंकि मैं खुद एक सेना से आया हूँ और हमें पता है कि कैसे काम किया जाता है और कैसे किया जाना है। लंबे समय आप सेना में रहे हैं और सैनिकों की समस्या, जो हमारे आर्मी पर्सन है उनकी समस्या आप भली भांति जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बद्रीनाथ की जनता है, कौन से ऐसे मुद्दे आप देखते हैं कि जिन पे काम किया जाना चाहिए था वो हो नहीं पाए हैं, और आपके दिमाग में ऐसा कौन सा बड़ा मैनिफेस्टो है कि जिसको आपने सोच रखा है कि अगर जीतूंगा तो ये मुझे करना है? नहीं, देखो, जहां तक सैनिकों का जो बताता हूँ कि सैनिकों की जितनी भी समस्याएं हैं इसको स्टेट लेवल पे और सेंट्रल के लेवल पे कहीं कोई उनका वो नहीं हुआ, कोई उनका सुनने वाला नहीं है। जो मेरा मेन ये है कि सैनिकों के लिए और अर्ध सैनिकों के लिए जो है मेरा ये है कि हाँ, मैं जब बद्रीनाथ से आऊंगा तो मैं पूरे स्टेट के लिए ये करूंगा। बद्रीनाथ के अलावा पूरे स्टेट की मैं इस चीज को आज मैं बताता हूँ आपके सामने। कोई अगर मैं कहना चाहता कि आप लिख के दीजिए तो मैं लिख के देने को तैयार हूं कि मैं कैसे जो है तो उसको करूंगा। और यह जो समस्याएं होंगी, इवन इंडिविजुअल हो चाहे किसी का सैनिक बोर्ड की हो या कुछ भी हो, हमारे पास आती है यार, हम खुद वहां पर्सनली जाएंगे उनके पास, उनकी जो देखेंगे है। जहां तक बात रही आम जनता की, आम जनता के लिए मैंने बता दिया सड़क की जो दुर्दशाएं जो देख रहा हूं मैं, उसको मैं बता ही दिया आपको पहले। उसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, गोपेश्वर गुरा में भी हमने देखा है जो एक अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए वो नहीं है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। शिक्षा का भी कोई ज्यादा स्तर नहीं है। पलायन सबसे बड़ा यहाँ का आज की तारीख में जो देख रहे हैं हम, पलायन जो है इतना हो चुका है। मैंने 36 साल जो है तो ये सीआरपीएफ के अंदर सर्विस करके मैं आया हूँ और मैं खुद गाँव में रहता हूँ। आकर के मैं गाँव में रहा हूँ, मैं 2 साल, मेरे को करीब 3 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, और मैं खुद रह रहा हूँ, गाँव में रह रहा हूँ, खुद अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो हम ये करेंगे पलायन के लिए, फिर उसके बाद हम हर एक लोकल बॉडी जितनी भी होंगी इनकी, उनसे भी पता करेंगे बेरोजगारी के लिए कैसे क्या क्या होगा, वो सारे कदम उठाएंगे। पर हम कहते हैं कि एक बार हमें मौका दीजिए, सिर्फ 2.5 साल का ये टाइम है, इसको जरूर दीजिए, और उसके बाद फिर हम कैसे उसको निपटाते हैं तो वो हम
आपको दिखाएंगे इनको कि हाँ कैसे काम होते हैं। सत्ताधारी पार्टी है, इतना बड़ा मजबूत संगठन उसके पास है, सरकार की तमाम मशीनरी उनके साथ लगी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस का भी अपना संगठन है, वो तमाम उनके प्रदेश लेवल के नेता यहाँ पहुंचे। इन दोनों पार्टियों के संगठन और इनके नेताओं से कैसे निपटा जा सकता है? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, निपटना इनको कैसा निपटना है ये जनता ने निपटना है, मैंने नहीं निपटना। मैं तो ये कहता हूँ कि जनता इसका जवाब दे इनको इनसे पूछे, इनका 24 साल का इनसे हिसाब ले, इनसे पूछे कि एक बार तुम और एक बार हम, और ये जो मध्यवर्ती जो चुनाव ये मतलब ये जो उप चुनाव जो कराया जा रहा है ये जनता इनसे पूछे। हम ये कहते हैं कि जनता पूछे इनसे, इसका जवाब जनता इनको देगी। और हमारा निपटना तो कोई ऐसा वो नहीं है, हमें जनता जब लेके आएगी उसके बाद हमसे जब पूछा जाएगा तो हम कैसे करना है वो हम करके दिखाएंगे। चलिए करके दिखाए। पंजी हमारे साथ में, पंजी से बातचीत करेंगे। पंजी, आपने भी लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ा है, कैसा अनुभव रहा है और इस चुनाव को लेकर क्या रहने वाली है, क्योंकि आप तो अध्यक्ष भी है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जब हम सैनिक समाज पार्टी की जब हम बात करते हैं तो पहला इंप्रेशन आदमी के दिमाग में ये आता है कि ये सैनिकों की पार्टी है। पहला इंप्रेशन ये आता है, जबकि सैनिक समाज पार्टी जो है एक सिटीजन सोल्जर की बात करती है। वो कहती है कि किसान भी हमारा सैनिक है, आप भी हमारे मीडिया सैनिक है, हर व्यक्ति सैनिक है, क्योंकि सैनिक समाज पार्टी जो है आचरण से जुड़ी हुई पार्टी है। हम हर व्यक्ति के अंदर जो है सैनिक वाला आचरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक सैनिक का कर्मठता, देश के प्रति जो है राष्ट्र प्रेम, है ना, बहादुरी, निडरता, यही तो सैनिक की पहचान होती है। इसी के लिए हम जो है लगातार लोगों के बीच में एक सैनिक का भाव पैदा करें। सैनिक वही नहीं है जो खाली बॉर्डर पे है, उसको आप सैनिक नहीं कह सकते। हम कह रहे हैं, हमारा कहना है कि जो हमारे सीमांत गांव है, अब हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो 3 वक्त आलू खा करके सीमाओं की रक्षा करें, वो पॉसिबल नहीं। उन्हें भी सैनिकों का जैसा सम्मान मिलना चाहिए, सैनिकों का जैसा दर्जा मिलना चाहिए, सैनिकों की जैसी जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। अब हमारे यहां अभी मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो सारा पोलराइजेशन था। एक व्यक्ति जो है पूरे देश के लिए चुनाव लड़ रहा है, एक व्यक्ति, वो कम वोट लाए, कम मैंडेट लाए, अधिक लाए, वो लोकप्रियता का उसका ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है, लेकिन व्यक्ति एक है। सांसद प्रत्याशी बोल रहे हैं कि मोदी जी के लिए चुनाव, मोदी जी के लिए वोट, सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है, जबकि समस्या एक व्यक्ति की नहीं है, जबकि समस्या जनता की है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर पहली बार चमोली जिले के किसी व्यक्ति को किसी राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दिया, पहली बार। 70 साल से जो है पौड़ी के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, संसद में भेजा जा रहा है। पहली बार किसी राष्ट्रीय स्तर के दल ने चमोली से किसी व्यक्ति को उठाया, उस पर चर्चा नहीं हुई, किसी ने उस पर चर्चा नहीं की, मीडिया ने भी चर्चा नहीं करी, लेकिन हमने तो चुनाव लड़ा, हमने अपनी बात कही, हमने जो है मुद्दों की राजनीति की। हम कहते हैं कि हम सड़क के सांसद हैं, हम सड़क के विधायक हैं, हमारी संसद सड़क से चलती है, हमारी विधायिका संसद से चलती, सड़क से चलती है। लेकिन जो लोग संसद में बैठे हुए हैं, जो संसद में जा रहे हैं, उनको अगर उनके चिंतन को देखा जाए, उनके विचारों को देखा जाए, उनकी योजनाओं को देखा जाए, तो मुझे तो वो बिल्कुल गर्म हवा के गुब्बारों से ज्यादा कुछ भी नजर नहीं आते। हमारे पहाड़ के अंदर इस बार जो ये विधानसभा का चुनाव है, सैनिक समाज पार्टी लगातार हर चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है, और हम 2027 में भी हमने 70 सीटों पे चुनाव लड़ना है। इस बार मैं अध्यक्ष हूं पार्टी का, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये उपचुनाव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, लड़ने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जीतना, देखिए शीला इरोम को आप देखिए, मणिपुर में 15 साल तक उस बहन ने हमारा जो है मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ी, आपने देखा होगा। जब उसको बोला गया कि भाई आपका जीवन खतरे में है, आप जो है भोजन ग्रहण करिए, तो उसने बोला कि मुझे भोजन दो जीने के लिए, लेकिन मुझे मुंह से भोजन नहीं चाहिए। आप अपनी व्यवस्था करिए, मेरे पेट में भोजन डालिए, लेकिन मुझे मुंह से भोजन नहीं चाहिए। उसने चुनाव लड़ा, उसको 91 वोट मिले। क्या हम उसके सामाजिक कार्यों को, उसकी सामाजिक उपलब्धियों को, क्या हम उस वोट से उसका आकलन कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हमारी जो है सामाजिक उपस्थिति दमदार होनी चाहिए। यह अलग बात है कि हम जीते या हारे, हम सबसे बेहतर है, इसलिए हम चुनाव में हैं। जितने भी उम्मीदवार हैं, लोग हमसे पूछते हैं आप क्यों हैं, आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि हम सभी उम्मीदवारों से अपने आप को सबसे बेहतर समझते हैं, और हम कहते भी हैं कि आप सबसे बेहतर को वोट दीजिए या फिर हमें वोट दीजिए, या हमसे बेहतर को दीजिए। ये बेहतर को चुनने की राजनीति है। अब हमारे
बद्रीनाथ विधानसभा में आप देखिए जिस तरह का माहौल बना इस बार, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनता, जैसा कि हम कहते हैं कि जनता 4.5 साल तक तो खूब गालियां देती रहती है खूब गालियां देती रहती है, लेकिन अंतिम समय में दिग्भ्रमित हो जाती है, उसका समझ नहीं आता कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि विकल्प नहीं मिलता। सबसे बड़ी समस्या विकल्प की है। सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि मेरा वोट बेकार नहीं जाना चाहिए। जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था 22 में, तो मैं बोलता था कि भीम की गदा जो है इस बार दुर्योधन के जंघे पे लगनी चाहिए। ये मेरा नारा था कि भीम की गदा जो है दुर्योधन के जंघे पे लगनी चाहिए। लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि हम जो है दुर्योधन को ही वोट दे रहे हैं। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। अब हमारी तो प्रभाव की राजनीति है, हमारी जीत की राजनीति तो हम जनता के ऊपर छोड़ते हैं। जिताना तो जनता ने है, लेकिन प्रभाव तो हम पैदा कर ही सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि हारा हुआ प्रत्याशी हमेशा जीते हुए प्रत्याशी से ज्यादा ताकतवर होता है, हमेशा, क्योंकि वो जीते हुए प्रत्याशी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर सकता है। ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे यहां जो है इस बद्रीनाथ विधानसभा में देख रहा हूं सिर्फ और सिर्फ परिवार की राजनीति चल रही है। सिर्फ परिवार को बचाने की और बनाने की राजनीति चल रही है, इससे आगे कुछ भी नहीं हो रहा है। विकास, ये पोखरी जो है ना, इस पोखरी का इंटर कॉलेज जो है अपर गढ़वाल का सबसे पुराना इंटर कॉलेज है। गढ़वाल 2 हिस्सों में था पहले, लोअर गढ़वाल, अपर गढ़वाल। अपर गढ़वाल का सबसे पुराना और सबसे ऐतिहासिक इंटर कॉलेज था यहाँ का। यहाँ के पढ़े हुए लोग कितने बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन क्या आज कोई उस इंटर कॉलेज का नाम लेने वाला है? क्या कोई उसके इतिहास पर चर्चा करने वाला है? इस प्रदेश का, इस विधानसभा का, इस प्रदेश का, इस राज्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि मतलब आप उन मुद्दों पे तो चर्चा कर ही नहीं रहे जो ज्वलंत रोजगार, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है, युवाओं के रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा है, कृषि पर कोई बात नहीं कर रहा है। जल जंगल जमीन तो आजकल एक दार्शनिक विषय हो गया है, दर्शन शास्त्र हो गया वो। जल जंगल जमीन, कोई बोल रहा तो लग रहा है कि कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल है कि जल जंगल जमीन की बात कर रहा है। पानी की कोई बात नहीं कर रहा है। पौड़ी में आप जाओ, इतना बड़ा कूड़े का ढेर जो है कमिश्नरी के नीचे जल रहा है, उसका धुआं कमिश्नरी में जा रहा है। डीएम साहब जो है उसको अपने नाकों से ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। हम आंख से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, लेकिन मुंह से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अब बताइए, यहां बद्रीनाथ के अंदर तो इतनी बड़ी समस्याएं हैं, इतनी बड़ी समस्या है कि सबसे बड़ी तो यहां पर सामाजिक गुंडागर्दी है। सबसे बड़ी चीज है यहां पर सामाजिक गुंडागर्दी। जिसकी लाठी उसका भैंस। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि लाठी हम भी ले सकते हैं और भैंस को हम भी भगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लाठी नहीं ले सकते और भैंस को खदेड़ नहीं सकते, और हम लेंगे। हम सैनिक समाज पार्टी है, हम इस समाज को सैनिकों की तरह बनाने की बात कर रहे हैं, सैनिकों के मुद्दों को उठा रहे हैं, है ना। हम हर व्यक्ति को सैनिक बनाने का विचार रखते हैं, हर व्यक्ति में उस तरह की भावना भरने की विचार। जब तक हम सैनिक नहीं बनेंगे, सच में हम बदलाव नहीं ला सकते। बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम कायर बने रहेंगे, डरपोक बने रहेंगे, तब तक हम क्या कर पाएंगे? आप ही बताइए, है ना। आप अस्पतालों में जा रहे हैं, जब तक आपका दबदबा नहीं है, तब तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप विभागों में जा रहे हैं, जब तक आपका दबदबा नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जिसकी मर्जी आ रही है जहां पर जो है कब्जा मार दे रहा है, जिसकी मर्जी आ रही है जहां खनन कर दे रहा है। मतलब ये तो सामाजिक अव्यवस्था है। अब इसके लिए तो हर व्यक्ति को सैनिक बनना पड़ेगा। आप मीडिया सैनिक हैं, आप भी बनिए, मुद्दों को उठाइए। अगर आप डरेंगे, आप तो चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, कैसे होगा? तो यही सारी चीजें हैं, इन्हीं सब चीजों को लेकर के हम चुनाव में उतरे हैं, और ये बदलाव की राजनीति है। हम चाहते हैं कि जनता बदलाव करे, हमें भी अवसर दे। अभी आप तमाम जगहों पे घूम रहे हैं, क्या लोगों से रिस्पांस मिल रहा है? कैसी रिस्पांस ऐसा है कि सबसे बड़ा दुखद पक्ष ये है कि हम सब कुछ समझते हुए भी कुछ नहीं कर रहे। सब कुछ समझते हुए भी हमको पता है कि हमारी स्थितियां बहुत खराब हैं, लेकिन हम एक कंफर्ट जोन है जो हमारा, उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी दुश्मन हो गई है हमारी शराब। सबसे बड़ी दुश्मन पहाड़ की हो गई है शराब। चाहे वो अच्छी शराब हो, चाहे वो बुरी शराब हो,
दिन में आदमी सच बोल रहा है, शराब पी करके आदमी सच को भूल जा रहा है। ऐसी विडंबना है। हमें इस पर बहुत बहुत ही गंभीर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। अगर हमें सच में अपने आप को बचाना है तो शराब से दूरी खुशहाली के लिए जरूरी। ये मेरा नारा है। शराब से दूरी खुशहाली के लिए जरूरी। अगर आपको खुशहाली चाहिए तो आपको शराब को, और यही वजह है कि हम जो है शराब और ये जो हमारे जो शॉर्टकट्स हैं जिससे हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं ना, ये हमारे को गर्त में डाल रहे हैं। हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम किसी से प्रेरणा नहीं लेना चाहते, है ना। और हम एक लकीर के फकीर बने हुए हैं कि वन ठीक है। मैन की बात आपने की थी कि मोदी के नाम पे पूरा चुनाव लोकसभा में लड़ा रहे, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी उसी पैटर्न पे चल रही है। बिल्कुल। मोदी के मुखौटे हम देख रहे हैं, बिल्कुल, गांव गांव बिल्कुल। पहुंच गए हैं। प्रधान तक जो है मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। प्रधान, गांव का प्रधान, क्षेत्र पंचायत। तो एक व्यक्ति के सहारे आपके पूरे देश की राजनीति चल रही है। हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, लेकिन मोदी जी की प्रशंसा करने का मतलब ये नहीं है कि हम हर भाजपाई के तलवे चाटते फिरें। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई गलत काम कर रहा होगा तो हमें विरोध, मोदी जी आदर्श हो सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मोदी जी के साथ चलने वाला व्यक्ति भी इतना अनुकरणीय हो कि हम उसके रास्ते पर चल सके। इसलिए हमें विरोध तो करना पड़ेगा। रोजगार का एक साधन पहाड़ का सैनिक भी था जो आर्मी में भर्ती होता था बहुत बड़ा, लेकिन जो जब से ये अग्निवीर जैसी योजना ये लाई गई है तो यहाँ की तो नौजवानों की उम्मीद ही, हमने अग्निवीर का हमेशा विरोध किया है। हम बहुत बड़ी रैली बहुत जल्दी हम दिल्ली के रामलीला मैदान में, हम लगातार अग्निवीर पे बोल रहे हैं। मैंने अभी जो है वर्तमान सांसद है हमारे, मैं लगातार उनको घेरता रहता हूँ कि आप अग्निवीर पे क्यों नहीं बोलते, आप गैरसैंण पे क्यों नहीं बोलते। गैरसैंण हमारे लिए बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। आप गैरसैंण पे बात नहीं करते। हमारी बेटियों की अस्मिताओं पे डाका डाला जा रहा है, आप उस पर बात नहीं करते। क्यों? कौन सी मजबूरी है जो आपको जो है इतनी बड़ी चुप्पी घेरे हुए है। लेकिन दोष उनका नहीं है, दोष हमारा है जो हम उनके पिछलग्गू बने हुए उनके पीछे जा। हमको, मुझे तो नहीं लगता है कि वो कुछ देते होंगे हमें, लेकिन पता नहीं कैसी स्वार्थ की ये राजनीति है जो हम उनका पीछा नहीं, उनका जो पल्लू है उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये बड़ी विडंबना है। जी आखिरी सवाल है, क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से हम ये अपील करेंगे कि वो एक उच्च आचरण को अपनाए, एक उत्कृष्ट आचरण को अपनाए और उस आचरण के सहारे जो है अपने क्षेत्र में, अपने समाज में, अपने गांव में बदलाव की स्थिति पैदा करें। आचरण, एक नैतिक दबंगता। देखिए, मैं नैतिक दबंग, मैंने कई शब्द राजनीति को दिए हैं। एक शब्द मैंने दिया काजनीति। मैं कहता हूं कि मैं राजनीति नहीं करता, मैं काजनीति करता हूं। एक शब्द मैंने दिया नैतिक दबंग। दबंग भी दो तरह के होते हैं। एक दबंग वो थे जो बिहार में है, वो भी दबंग है। एक दबंग हमारे, एक दबंग जो बिहार में है, और एक नैतिक हमारे मनमोहन सिंह जी भी थे। नैतिक थे लेकिन दबंग नहीं थे। बिहार में हमारे बहुत दबंग है लेकिन नैतिक नहीं, दबंग नहीं है। व्यक्ति को, एक राजनेता को एक नैतिक दबंग की तरह होना चाहिए। जैसे एक जज होता है, एक नैतिक दबंग, दूध का दूध और पानी का पानी जो कर दे, वो नैतिक दबंग है। हमें नैतिक दबंग बनना है। हर व्यक्ति को, इस प्रदेश के, इस देश के हर गांव वासी को एक नैतिक दबंग बनना है। गलत का विरोध करना है, सच का साथ देना है। तभी तो हम अपने समाज को बना पाएंगे, नहीं तो मिट जाएंगे। और हमें अपने पहाड़ से प्रेम करना बहुत जरूरी है। हम अपने पहाड़ से प्यार भी तो नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि हम अपने लोगों से प्यार भी नहीं कर रहे हैं, अपने पहाड़ से प्यार भी नहीं कर रहे हैं। हमें जो है, हम कहीं पर जो है, मैं एक भूगर्भ शास्त्री हूँ, जियोलॉजिस्ट हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। हम जो है, आज देखो आप, बात बात पे चर्चा हो गई है। आप देखो, एक जमाना होता था, हम ऋषिकेश से चलते थे, बद्रीनाथ पहुंचते थे। बीच में रास्ते में हर व्यक्ति को काम मिलता था। एक गेट सिस्टम भी होता था। इसके बाद गाड़ियां रुक जाएंगी, जगह जगह लोग रुक जाते थे। पूरे यात्रा मार्ग पे मेला लगा रहता था। आज आप देखिए, इतनी चौड़ी सड़क बनी हुई है और बीच का सारा व्यापार ठप है। सुबह आदमी चल रहा है, शाम को वहीं पहुंच रहा है जहां से चल रहा है। आपने सड़कें चौड़ी कर दी लेकिन आपने व्यापार खत्म कर दिया। आपने इतनी ज्यादा लोड आपने तीर्थ स्थानों पे डाल दिया, और होटलों को आपने बनवाने के लिए लोन तो दे दिया बड़ा बड़ा करोड़ों का, लेकिन उसमें आपने यात्रियों के रुकने के लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं इस बात को। हमें फिर से जो है अपने रास्तों पर गेट बनाने की जरूरत है, उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए।
तभी तो हमारा रोजगार उठेगा, तभी तो हमारे होटलों में लोग रुकेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि लोगों ने 1-1, 2-2 करोड़ के होटल बना रखे हैं हाईवेज पे, लेकिन उनके पास यात्री नहीं है, चाय पीने वाले लोग नहीं, बैठे हुए हैं लोग। पहले चट्टियों में देखो जगह जगह पे चाय खूब बिकती रहती थी, खूब गुलजार रहता था। तो हमने ऐसे अर्थशास्त्र का क्या करना है? हमें तो अर्थशास्त्र का समाजशास्त्र समझने की जरूरत है कि हम उस अर्थशास्त्र को समाज के बीच में एक समरसता के साथ कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बड़ी विडंबना है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि लोग नहीं बोल रहे हैं, जिनके होटल खाली है वो नहीं बोल रहे हैं, हमें बोलना पड़ रहा है, जबकि हम होटल में रहते भी नहीं है, तभी भी हमें वो स्थिति देखनी पड़ रही है ना। आप बताइए, पोखरी में अब तो यहाँ पे एसडीएम भी बैठता है, सड़क की हालत देखो आप क्या है। कर्णप्रयाग से हम यहाँ आ रहे हैं तो सड़क की हालत देखो, लोग चल रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। आखिर इतने ज्यादा इतने गूंगे और बहरे हम कैसे हो गए? जब तक हम अपनी जुबान पे आवाज नहीं लाएंगे तब तक हमारा कल्याण बहुत मुश्किल है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोगों को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें कि वो बोलने का नैतिक साहस पैदा कर सके। डर भी बहुत बड़ी चीज है आज की तारीख में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सैनिक समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष पंत जी और जो विधानसभा प्रत्याशी है नेगी जी, हिम्मत सिंह नेगी जी, इन्होंने अपनी बात हमारे साथ यहाँ पर रखी है और खास तौर पे जो लोगों की चेतना जगाने की बात इन्होंने कही है कि लोग ये चौतरफा समस्याओं से घिरे हैं लेकिन कोई बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। तो इसमें भी बोलने की आवश्यकता है, तभी ये समाज में परिवर्तन आ पाएगा और लोगों की समस्याओं पर बात हो पाएगी, उनकी समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। आप बने रहे हमारे साथ एक नई